हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं। आज जो हम लोग क्लास में पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज में हम टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे। ये 10 वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, एग्जाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। और इन 10 क्वेश्चनों से आप अपने पूरे चैप्टर का सारांश भी समझ पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ें और आज की इस क्लास का एंजॉय कर पाएं, सीख पाएं कुछ नया। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। बेसिक टू टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चनों को अरेंज करके रखा गया है। वो क्वेश्चन है जो आप कुछ क्वेश्चनों को आप बहुत इजी वे में समझ भी पाओगे। ठीक है, कुछ थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं जिन्हें हम आपको समझाएंगे तो बहुत आसान वे में आप चीज़ों को समझ जाओगे। ठीक है, कोई चीज़ टिपिकल नहीं होती है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिक्कत आनी नहीं है किसी भी शर्त में। ठीक है, तो आप इवेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर हम शुरू कर रहे हैं जल्दी से अपनी क्लास को। हम करेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? टॉप 10। टॉप 10 इन क्वेश्चनों को लगाने के बाद आपका इस पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, पूरे चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, चलिए, अभी आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखने लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप पढ़िएगा और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिएगा। हमने ये कोशिश की है कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको इन 10 क्वेश्चन में करा पाए, यानी कि पूरे चैप्टर के हर टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ करा पाए आपको। ठीक है, चलिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आप पढ़िएगा अपने पहले क्वेश्चन को कि पेट्रोल की कीमत में 16.66% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए, हो क्या रहा है कि पेट्रोल की रेट जो एक्चुअल थी उससे रेट गिर गई है। जब रेट गिरेगी तो साफ सीधी बात है कि वो अपना क्या कर सकता है, खपत या तो बढ़ा सकता है, खपत को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, या खपत को बढ़ा सकता है या अपने खर्चे को बचा सकता है। ठीक है, यही दो तो मैटर हो सकते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि पहले पेट्रोल की रेट 90 रुपए चल रही थी। ठीक है, अब पेट्रोल की रेट 80 रुपए जैसे हो गई, तो या तो 10 रुपए का आप एक्स्ट्रा पेट्रोल ले लीजिए या 10 रुपए को उससे वापस लेके अपनी जेब में रख सकते हो। यानी कि या तो आप पैसा बचा सकते हो या तो अपनी खपत को बढ़ा सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आइए हम इस सवाल को बारीकी से समझेंगे। बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल का आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से कर भी पाओगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए हम इस सवाल को समझा रहे हैं आपको अच्छे तरीके से। देखिए, पेट्रोल की कीमत में 16.66% की कमी हो गई। 16.66% को आप क्या लिख पाते हो? 16 सही 2/3% भी आप लिख पाओगे। ठीक है, और ये फ्रैक्शन वैल्यू, अगर हम ये परसेंटेज वैल्यू सॉरी इस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रैक्शन वैल्यू में इसका मान क्या आएगा आप ही बताने की कोशिश करिए। इसका जो मान आएगा वो आएगा 1/6। और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये भी क्लास में समझाया था कि जो डिनोमिनेटर होता है वो बेस होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि पहले आपके पेट्रोल की कीमत कितनी थी? 6 थी। अच्छा, अब कितनी हो गई? 9। अब कितनी हो गई? 9। अब जो हो गई है वो कमी होने की वजह से अब कितनी हो गई है? 5। ठीक है, यानी कि आपके रेट में ये अंतर आया। किस में अंतर आया? रेट में। तो आप यहां से बहुत आसान में अपने सवाल का आंसर कर पाओगे। देखिए, अगर रेट में अंतर आया तो हम क्या कह पाएंगे, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ गया? 1 का अंतर आ गया। ठीक है, जब 1 का अंतर आ गया तो अब कितना है? 5 है। अगर हम इंटू 100 कर दें तो यहां से कितना रेट निकल के आ जाएगा? 20%। ठीक है, तो क्या आपके क्वेश्चन में 20% ऑप्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। 20% ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस सवाल को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आपके सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20%, 20%। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको अभी दिखाई देने लगेगा। ठीक है, इस अगले क्वेश्चन को आप रीड करिएगा, दिखने लगा होगा आपको अगला क्वेश्चन। आप इस अगले क्वेश्चन को रीड करिएगा और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आ गया, अगला वाला भी बहुत ही अच्छा सवाल है, आप करने की कोशिश करिएगा।
ठीक है, पहले पूरे क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कानपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 16.66% घटती है, दूसरे साल 40% बढ़ती है और तीसरे साल 25% बढ़ती है। यदि 3 वर्षों में जनसंख्या 3,41,000 बढ़ जाती है तो वर्तमान जनसंख्या बतानी है, यानी कि प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, ये बात आपको बतानी है। पॉपुलेशन बेस्ड टाइप का ये सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पॉपुलेशन से रिलेटेड आपको हमने बहुत सारे सवाल क्लास में भी कराए हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप इस सवाल का सॉल्यूशन करने लग रहे हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कानपुर शहर की जनसंख्या पहले साल 16.66% घटती है, ठीक है। देखिए एक कानपुर शहर है, उसकी जनसंख्या पहले साल, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर में क्या डेटा दिया जा रहा है, 16.66% घटती है। 16.66% का मतलब अभी आपको हमने बताया था, चलिए हम फिर से लिख दे रहे हैं, 16 सही 2/3% होता है और ये क्या हो रही है, घट रही है। तो हम घट रही है तो इस तरीके का एरो, एक डाउनवर्ड एरो लगा दे रहे हैं, जिससे हमें बस कुछ नहीं है, इससे हम ये समझ पाए कि घट रही है या बढ़ रही है जनसंख्या, ठीक है। तो जब घट रही है और अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो फ्रैक्शन में इसका मान क्या होता, बताइए आप सब लोग, 1/6 होता है, ठीक है, 1 क्या होता है, 6 होता है। ओके, अब चलिए आगे की तरफ। अब सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है दोस्तों, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है बताइए। सेकेंड ईयर में ये बोला जा रहा है कि 40% बढ़ जाती है जनसंख्या। कितने परसेंट बढ़ जाती है, 40%। अब आप क्या करिएगा, 40% जब बढ़ जाती है तो इस 40% को आप क्या लिख पाओगे बताइए, 2/5 फ्रैक्शन में लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, जी हाँ बिल्कुल लिख पाओगे। परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्जन हमने ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे से कराया है, अपनी इस चैनल पर आप परसेंटेज पार्ट 1 का वीडियो जाके देखना, जिसमें बहुत डिटेल से चीज़ों को समझाया गया है, ठीक है, कि आखिर परसेंटेज क्या होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, सारी चीज़ों को हमने डिटेल से समझाया। आइए अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आइए थर्ड ईयर में क्या होता है, उस शहर की जनसंख्या में क्या परिवर्तन हो रहा है उस थर्ड ईयर में, तीसरी साल में जनसंख्या 25% बढ़ जाती है। तो जब 25% बढ़ जाती है, 25% को आप क्या कह पाओगे, 25% जब बढ़ जाती है इसका मतलब ये हुआ 25% जो है उसको अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/4 लिख पाएंगे, ठीक है। ओके, अब आपने पूरे डेटा में कुछ नहीं किया, केवल परसेंटेज से फ्रैक्शन में सारी वैल्यू को चेंज कर लिया। ओके, अगर हम ये कह रहे हैं, अब हम तीनों को बहुत आसान वे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम कह रहे हैं 3 साल पहले, ठीक है, जो जनसंख्या थी वो ये वाली थी, डिनोमिनेटर ही तो बेस होता है, जी बिल्कुल होता है। तो यहां आप कह लीजिए पहले कितनी थी, 6, ठीक है, और एक क्या हो गई, घट गई। देखिए एक घट गई तो अब जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो गई होगी, 5 रह गई होगी, एक घट गई चुकी, ठीक है। इसी तरीके से यहां देखो 5 थी पहले, 2 बढ़ गई, जनसंख्या कितनी हो गई होगी, 7। इसी तरीके से तीसरे वाले टर्म को देखो, 4 थी जनसंख्या पहले, लेकिन 3 साल के बाद कितना, तीसरे साल में कितना परिवर्तन आया, एक जनसंख्या बढ़ गई तो अब जनसंख्या कितनी हो गई, 4 से 5 हो गई होगी। अब आप इसे अपने सक्सेसिव कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस सवाल का आंसर कर पाओगे। देखिए तिरछे में, क्रॉस में जो कट रही हो वैल्यू उनको काट लीजिए, ठीक है। अब यहां से आप सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। चलिए 6 चौके 24, यहां देखिए 7 पंजे 35, इन दोनों के बीच में 24 और 35 के बीच में कितने का अंतर है दोस्तों, 6 और 5 11 का अंतर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 11 का। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों में, यानी कि जनसंख्या पहले 3 साल पहले कानपुर शहर की जनसंख्या मेरे अकॉर्डिंग 24 थी, बट 3 साल के बाद मेरे अकॉर्डिंग उस शहर की जनसंख्या 35 यूनिट हो गई। यानी कि कितनी यूनिट का फ्लक्चुएशन आया, कितने का परिवर्तन आया, यानी कि 11 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग जनसंख्या बढ़ गई। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ गई, 3,41,000, ठीक है, 3,41,000। यानी कि यहां से आप 1 यूनिट का मान निकाल पाओगे। 1 यूनिट का मान कितना होगा, देखिए जरा, 11 3 33, 11 1 11, 1 यूनिट का मान 31,000 आ गया। आपसे पूछा क्या गया है, वर्तमान शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो देखिए ये वाली प्रेजेंट जनसंख्या होगी, यही वाली तो होगी प्रेजेंट, और ये क्या होगी, यानी ये पहले वाली जो बीत चुकी है, ठीक है। चलिए अगर हम प्रेजेंट जनसंख्या को देखेंगे तो कितने, 35। तो अगर 35 गुणे 31 करोगे, यहां देख लो 35 गुणे 31 करोगे
ठीक है, 31,000। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 जीरो की 3 जीरो, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 105 और 3 कितना हो गया 108। क्या 10,85,000 कोई ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा आप लोग दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हमने डिटेल से इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, चलिएगा अब मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, चलिए अब आप अगले सवाल की तरफ मूव करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा, बहुत ही प्यारा और एक लाजवाब सवाल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसमें जो कंसेप्ट है उसको आपको समझना होगा। ठीक है, आप अच्छे से इसे बनाने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एसएससी के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको परसेंटेज से जरूर देखने को मिलेगा, 110% देखने को मिलता है, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो और चाहे वो CGL हो। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इवन यहाँ पर रेलवे भी इस टाइप के क्वेश्चनों को पूछने लगा है। ठीक है, और स्टेट के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन अब बहुत अच्छे से आने लगे। अभी UPSI का पेपर हुआ था, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप के 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम आय के बारे में समझते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि आयकर में 23% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय 2% कम हो जाती है तो आयकर की दर बताइए। आयकर क्या होता है? टैक्स होता है, टैक्स। देखिए मान लीजिए, टैक्स को पहले आप बारीकी से समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं वर्क कर रहे हैं, वहां से आपको पैसा मिल रहा है, वेतन मिल रहा है। ठीक है, मान लीजिए वहां से आपको 12,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए छोटी इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, बट हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए 12,000 रुपए जो आपको वहां से वेतन मिला है, पेमेंट मिला है, उसमें से क्या किया गया है, वो आपका क्या है, टोटल वेतन है, टोटल इनकम है आपकी 12,000 रुपए। अब उसमें से वो क्या करते हैं, 1,000 रुपए कट करते हैं टैक्स के रूप में। तो जब वो 1,000 रुपए कट कर लेते हैं तो 12,000 सैलरी थी, उसमें से 1,000 निकल गया, बचा कितना, 11,000। तो वो 11,000 क्या है, आपका शुद्ध वेतन है। शुद्ध वेतन यानी कि नेट इनकम है। ठीक है, आइए इस बात को समझने की कोशिश करिए कि नेट इनकम कैसे निकलती है। नेट इनकम, नेट इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, इनकम जो आपने कमाया था, इनकम माइनस क्या होता है, टैक्स। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। शुद्ध आय, शुद्ध आय इज इक्वल टू आय, कुल आय कह लीजिए या आय कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये टैक्स क्या है, आयकर। ठीक है, आयकर। अब देखिए दोस्तों, यानी कि टैक्स कटने के बाद जो भी आपका वेतन बचता है उसे आप क्या कहते हो, नेट इनकम कहते हो। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, यदि आयकर में 23% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय 2% कम हो जाती है। देखिए हुआ क्या, आयकर में यानी कि टैक्स में 23% वृद्धि होने के कारण शुद्ध आय 2% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कह सकते हो आप कि 23% वृद्धि हो गई, बट 2% की क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि आप यहां पर ये कह पाओगे टोटल कितना है, यहां पर 25 है, यानी कि 25 कितने की कमी हो रही है, 2% की कमी हो रही है। किस पर, टोटल पर, 25 पर। इंटू आप 100 करोगे तो यहां से देखो 25 चौके 100, 4 दूनी 8। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? इसमें आपसे यही कहा गया था कि आयकर की दर बताइए। ठीक है, आयकर की दर, तो आयकर की दर कितनी आ गई, 8 आ गई। तो 8% आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। देखिए फिर से हम एक बार रिकैप करा रहे हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। यदि आयकर में 23% की वृद्धि हो जा रही है, आयकर में यानी कि टैक्स में, ठीक है, आयकर में इनकम टैक्स में 23% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय कितनी कम हो जा रही है, 2% कम हो जा रही है। जब 2% कम हो जा रही है, इसका मतलब ये वृद्धि है, ये कम हो जा रही है। तो अब जैसे वृद्धि कर दी, जैसे मूल आपकी कुछ भी होगी, ठीक है। अब हुआ क्या, 23% की वृद्धि कर दी, तो 23 और 2 अब मिला के कितनी हो जानी चाहिए थी, 25 हो जानी चाहिए थी। बट कमी कितने की कर दी, 2 की। तो 2 की कमी 25 पे की, तो 100 पर कितनी की जाएगी, 8% की। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ 8% बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ जरा गौर फरमाइए, बहुत अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके लिए आ चुका है दोस्तों। आप इस सवाल को करने की कोशिश करिए, ठीक है। सेशन को लाइक शेयर करते रहिए, ठीक है, ताकि
ये जो बेहतरीन अपनी क्लास चल रही है इसका लाभ हर बच्चे को मिल पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, एक बार रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम इस सवाल को कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, उसमें से एक क्या है, स्मॉल है, और एक क्या है, बिग है, यानी कि बड़ी है। ठीक है, बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कुछ बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, बड़ी संख्या, और हम एक छोटी संख्या ले रहे हैं। ठीक है, छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे हम मान लो, सपोज दैट कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने लार्जेस्ट नंबर ए मान लिया, स्मॉलेस्ट नंबर बी मान लिया। ओके, चलिए अब आगे की तरफ बढ़िएगा। इसमें क्या बोला, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, ठीक है, छोटी संख्या का 12.4% है, तो देखिए बड़ी संख्या का 7.6% छोटी संख्या के 12.4% के बराबर है। ठीक है, अब हमने बराबर कर दिया। देखिए, बड़ी संख्या हमने ए मानी, छोटी संख्या हमने बी मानी। बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या के का मतलब होता है मल्टीप्लाई मैथ में। ठीक है, 12.4%, ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो क्या हम इस परसेंटेज वैल्यू से ये परसेंटेज सिंबल काट सकते हैं? जी बिल्कुल काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप इस पॉइंट से ये पॉइंट भी काट सकते हो? जी बिल्कुल काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे की तरफ इसका सॉल्यूशन करिए। 4 से काटने की कोशिश करिए। 4 एकम 4, 4 ने 36, 4 से इसे काटिए, 4 तिये 12, 4 एकम 4। यानी कि यहां अगर हम a अपॉन b लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पर a अपॉन b क्या लिखेंगे, 31 अपॉन 19। ठीक है, जिसके सामने जो वैल्यू होती है वही उसका मान होता है। a के सामने 31 है इसलिए a का मान 31, b के सामने 19 है इसलिए b का मान 19। अब इन दोनों संख्याएं मेरे सामने आ चुकी हैं, ये दोनों संख्याएं, इसमें से एक बड़ी है दूसरी छोटी है। अब इन दोनों की संख्याओं में बीच में अंतर दिया गया है। आइए दोस्तों हम देख रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों संख्याओं के बीच में कितना अंतर है। मेरे अकॉर्डिंग 12 आ रहा है इनमें डिफरेंस, यानी कि 12 अंतर आ रहा है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है, 1020। कितना है, 1020। एक यूनिट का मान यहां से निकालने की कोशिश करिए। देखो 12 × 96 और 12 × 120, ठीक है, 85 आ जाएगा। ठीक है, 12 × 5 = 60। देखो 12 से हमने काटा तो 102 को सबसे पहले डिवाइड किया 12 से, तो 12 × 96, 4 बचा, 4 और 2 6 बच गया, 60 हो गया होगा, तो 12 × 5 = 60। एक यूनिट का मान 85 आ गया। दोनों संख्याओं का योग बताना है। इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा बताइए, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 40 10 50 हो जाएगा दोनों का योग। ठीक है, अगर दोनों का योग आप निकालोगे तो a + b कितना हो जाएगा, 50 यूनिट। एक यूनिट का मान 85 दोस्तों, तो 50 यूनिट का मान कितना होगा, जल्दी से बताओ। 0, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 40 और 2 = 42। आपके सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर 4250 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब आप आगे की तरफ बढ़िएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ जल्दी से। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा, यह भी एक बेहतरीन सवाल है। ठीक है, आप इसे करने की कोशिश करिए दोस्तों। एक अच्छा सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। आइए हम इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं आपको। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं। ठीक है, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं यानी कि मैरिड हैं, तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन में ये कहा गया है एक गांव की जनसंख्या का 5/9 भाग क्या है, पुरुष हैं। तो देखो 5/9 भाग पुरुष हैं, 5/9 भाग क्या है, 5/9 भाग पुरुष हैं। ठीक है, किसका ये 5/9, गांव की टोटल जनसंख्या का 5/9 भाग कौन है, पुरुष हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर होता है उसे हम बेस मानते हैं। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 9 है, हमने 9 को बेस मान लिया। ठीक है, बट हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसमें एक 0 बढ़ा ले रहे हैं।
ठीक है। जो डिनोमिनेटर होता है वही बेस होता है, यानी कहने का मतलब अब ये जो डिनोमिनेटर लिया हमने 9, उसमें एक जीरो अपनी मर्जी से इसलिए बढ़ा लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये टोटल जनसंख्या आ गई, यानी कि उस गांव की टोटल पॉपुलेशन। क्या है ये? टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई? 90। ठीक है। जब टोटल जनसंख्या 90 है, उसमें से 5/9 क्या है? पुरुष हैं। तो कहने का मतलब टोटल में से पुरुष अगर देखेंगे हम, मेल कैंडिडेट देखेंगे, तो वो कितने निकल के आ रहे हैं? 5/9। कहने का मतलब 50। जब 50 पुरुष हैं तो बाकी बची हुई क्या होंगी? महिलाएं होंगी। तो फीमेल कैंडिडेट कितनी है? महिलाएं कितनी होंगी यहाँ पर? 40। ओके। अब क्या बोला गया है आगे सवाल में? सवाल में आगे ये बोला गया है, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं। देखिए 50 का 30% अगर आप निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा? 50 का 30% अगर आप निकाल रहे हो तो 15 निकल के आएगा। कितना? 15। यानी कि जब 15 पुरुष विवाहित हैं, यही तो बोला गया है कि 15 पुरुष विवाहित हैं। जब 15 पुरुष विवाहित हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो, यहाँ पर 40 जो टोटल महिलाएं थी उसमें से 15 महिलाएं भी विवाहित होंगी, क्योंकि जब ये पुरुष विवाहित हैं तो ये महिलाएं भी विवाहित तो होंगी। जी बिल्कुल होंगी। तो यानी कि अगर आप यहाँ से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। ये 25 महिलाएं कैसी हैं? अविवाहित हैं। अविवाहित, ठीक है। आपसे सवाल क्या पूछा गया है? तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं आपको। टोटल 25 ऐसी महिलाएं हैं जो अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है। अनमैरिड 25 हैं। टोटल कितनी जनसंख्या है? 90 में से 25 महिलाएं अविवाहित हैं। तो परसेंटेज अगर यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना निकल के आएगा? जरा यहाँ पे कोशिश करिए। 9 दूनी 18, तो 9 सत्ते 63, 27.22 करके आएगा, ठीक है। 27.22%। जी ऐसा कोई ऑप्शन है? 27.22। जी बिल्कुल ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ फोकस करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। हमने डिटेल इसको कर दिया, अच्छे से डिटेल से समझा दिया आपको, डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से, फटाफट करिए। आसान है ये भी क्वेश्चन, जल्दी से करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि दो छात्र ए और बी एक परीक्षा में शामिल हुए। ए को बी से 8 अंक अधिक मिले और ए का अंक उनके अंकों के योग का 60% था। देखिए दोस्तों, यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि ए का जो अंक है ना, वो ए और बी दोनों के अंकों का 60% है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए, ये एक ए है और ए प्लस बी दोनों के अंक का इसे कितना मिल रहा है? 60%। कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस बी दोनों को जब 100 मिल रहा होगा तो a को अकेले को कितना मिल रहा होगा? 60। क्योंकि सवाल ने ये कहा है, सवाल ने देखिए इस लाइन में 8 अंक अधिक मिले और यहां से पढ़ने की कोशिश करिए, a का अंक उसके अंकों के योग का 60% था। यानी कि जो a का अंक है a प्लस बी के अंकों का 60% था। इसका मतलब ये हुआ कि a को 60% अंक मिले, ए प्लस बी दोनों के मिला के अंकों के, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी को अगर 100 मिला तो ए को अकेले को 60 मिला होगा। जी बिल्कुल मिला है। तो यहां से क्या आप ये निकाल पाओगे कि बी को कितना अंक मिला होगा? जी बिल्कुल 40। जब ए प्लस बी को 100 मिले, इसमें से ए को 60 है तो बी को 40, सब सीधी बात है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़िए। सवाल में ये बोला जा रहा है ए और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का जोड़ कितना है, ठीक है। और ए और बी परीक्षा में जो शामिल हुए थे, ए बी से 8 अंक अधिक ले रहा है। ए जो है वो बी से कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहा है? 8 अंक। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग ए को 60, बी को कितने? 40, ठीक है। हम इन्हें सिंपल रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिएगा, ऐसे कर सकते हैं। एक सेकेंड, देखो ए को मेरे अकॉर्डिंग कितना है और बी को, ए को मेरे अकॉर्डिंग है 60 और बी को मेरे अकॉर्डिंग है 40, ठीक है। 0 से 0, 2 3 6, 2 दूनी 4,
इन दोनों में अंतर कितना, 1, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 का अंतर है। आपसे पूछा किसका गया है, ए और बी के जोड़ पूछा गया है, तो ए प्लस बी का जोड़ कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और 1 यूनिट का मान 8 है तो 5 यूनिट का मान 40 बन जाएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर 40 होगा। ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप गौर फरमाइए। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ओके, आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन है आज की क्लास में, ठीक है। अच्छे से करिए, समझने की भी कोशिश करिए, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा होगा। आप इस क्वेश्चन को रीड करिए और करने की कोशिश करिए एक स्मार्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई देने लगा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा रेल किराया क्रम से 20 रुपए तथा 30 रुपए है। रेल किराए में देखिए, कोलकाता से एक बस जा रही है और एक रेल जा रही है, ट्रेन जा रही है, जिसके किराए की रेट दी जा रही है। एक का किराया 20 है, दूसरे का किराया 30 है। यानी कि जो बस का किराया है वो 20 है और ट्रेन का किराया 30 है। ठीक है, हम लिख ले रहे हैं जल्दी से यहाँ पर जो डेटा हमें दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए बस का किराया और ट्रेन का किराया, ठीक है। बस का किराया कितना है, 20 रुपए है, और ट्रेन का किराया 30 रुपए है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला जा रहा है। रेल किराए में 20% तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है। देखो रेल किराए में 20%, जब इसमें 20% की वृद्धि आप करोगे, इसमें 20% का इंक्रीमेंट करोगे, तो ये किराया कितना बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ 20 पंजे 100, यानी कि 6 हो जाएगा, 5 छक्के 30। देखो कैसे निकालते हो, हम यहाँ आपको समझा दे रहे हैं। देखो 30, पहले 30 था किराया, उसमें 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब उसका 120% आप निकालोगे बटे 100। जीरो से ये दोनों जीरो काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब नया किराया वो कितना बन गया होगा, 36, यानी कि 6 की वृद्धि हो गई होगी। ओके, चलिएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बस के किराए में कितने की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की जब वृद्धि हो रही है, इट मीन्स 2 रुपए की वृद्धि हो रही होगी। नहीं तो आप कैलकुलेट कर लेना तो कितनी हो रही होगी, यानी कि बस का किराया, न्यू वाला बस का किराया कितना हो रहा होगा, 22, और न्यू ट्रेन किराया कितना हो रहा है, 36। ओके, तो बोला क्या गया है, तो न्यू रेल किराया और न्यू बस किराए का अनुपात बताना है। ठीक है, तो रेल का किराया कितना है, न्यू 36, और बस का किराया कितना है, 22। आप इसे सिंपल और कर सकते हो, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, आप 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 18:11 आपके क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। 18:11, जो कि आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, पेपर को इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि बिल्कुल लो लेवल से टॉप लेवल तक की सारी चीजें वहां अरेंज की जाती हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हाई क्वेश्चन नहीं आता है। और आप ऐसे मान के चलिए, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, 80% पेपर इजी टू मॉडरेट होता है, उसमें 60% आप ऐसे कह के चल सकते हो कि 60% जो पेपर होता है वो इजी होता है, 20% पेपर इजी टू मॉडरेट होता है। ठीक है, बाकी का बचा हुआ भाग जो होता है 20%, उसमें थोड़ी सी चीजों को घुमा दिया जाता है, कंसेप्चुअल बना दिया जाता है, बस। ठीक है, ये रहता है आपके पेपर का कंसेप्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल मैथ्स में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बट वैसे कुछ नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इस सवाल में हो सकती है। देखिए, आइए पढ़ने की कोशिश करिए। यदि 110 को x% कम करने पर प्राप्त परिणाम 50 को x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है, तो 650 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। पहले तो कुछ लोग क्या होगा ना, इसमें देखिए ये
जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट इसमें जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हमें करना है, लेकिन कुछ लोग इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो बारीकी से इस क्वेश्चन को पढ़ेगा वो 100% लैंग्वेज को समझ पाएगा। देखिए इसमें जैसा कहा गया हम वैसा काम कर रहे हैं। यदि 110 को x% कम किया, कम करने पर, तो देखो हमने क्या किया, 110 यहां लिखा, 110 को हम x% कम कर रहे हैं, इसका मतलब 100 माइनस x कर रहे हैं। ठीक है, देखो जब भी हम किसी चीज को कम करते हैं, जैसे हम ये कहते हैं कि 20% हमने कम किया, तो मान के चलो कि पहले एक्चुअल वैल्यू 100 थी, तो अब कितनी हो गई होगी 80, क्योंकि हमने 20% उसको लेस कर दिया। ओके, तो यही कंसेप्ट यहां भी अप्लाई होगा आपका। चलिए आप इस क्वेश्चन को आगे की तरफ पढ़िए। चलिए x% हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हुआ क्या, जब हमने x% कम किया तो जो प्राप्त रिजल्ट आया, जो उसका परिणाम निकल के आया, जो इसका आंसर आएगा वो क्या हो रहा है, वो 50 के x% बढ़ाने पर प्राप्त परिणाम के समान है। यानी कि अगर हम 50 को x% बढ़ा दे रहे हैं, 100 प्लस x कर दे रहे हैं, तो उसके ये क्या होगा, परिणाम समान होगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू समान होगी। ओके, तो अब आप कोशिश करिए इसे सिंपल करने की। 100 से 100 कैंसिल आउट कर दिया, इस जीरो से हमने ये जीरो कैंसिल आउट कर लिया, तो यहां पर क्या बचेगा 1100, ठीक है, माइनस 11x इज इक्वल टू 500 प्लस 5x। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 11x को उधर भेज रहे हैं, इस 500 को इधर लेके आ रहे हैं, तो यहां बचेगा 600 इज इक्वल टू, अब ये 11 जब उधर जाएगा तो 11 और 5 में मिलने के बाद 16 बना लेगा, यहाँ जाएगा 16x। ठीक है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू बहुत आसान वे में निकाल पा रहे होंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 600/16। ओके, अब आप आगे की तरफ बढ़िए। अब आगे क्या बोला जा रहा है सवाल में, आगे की तरफ कोशिश करिए पढ़ने की। ठीक है, यानी कि जब आपने इतना कर लिया तो आप इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो ये कट भी रहा है, 16 वैसे तो पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, पॉइंटों में जाएगा लगभग, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, लगभग 37.5 आएगा इसका मान। x की वैल्यू कितनी आ गई, 37.5 आ गई। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, सवाल आगे की तरफ पढ़िएगा। आगे ये बोला जा रहा है तो 650 का x%, 650 का x%, यानी कि 650 हमने लिख लिया, उसका x%, x% का मतलब हुआ 37.5%, x का मान 37.5 तो है, तो 37.5%, परसेंटेज हटाओगे तो बटे में 16 हो गए। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कर लो, इस पॉइंट को भी हटा लो, जिससे जीरो बढ़ा लो, बाद में लगा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जीरो से जीरो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन है तो कैलकुलेट करिएगा जल्दी से। 2, इसका मान आएगा लगभग 243.73 के आसपास आएगा। अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे, कर सकते हो, बहुत आसान है, इतना टिपिकल काम नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हो। इतना काम आपने कर लिया। अब आगे सवाल ने क्या बोला है, फिर आगे ये बोला है कि 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत अधिक है, 180। अब आपको 180 के x प्लस 20%, यानी कि x में 20% और ऐड कर देना है। जब 20 ऐड करोगे तो 57.5 आ जाएगा, 57.5% बटे 100, पॉइंट हटा लो, एक जीरो हटा लो। ठीक है, अब इसका आप भाग दे दीजिए, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, जल्दी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कितना आ रहा होगा, 103.5 के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, 103.5 के आसपास आ रहा होगा, देखिएगा जल्दी से। अब देखिए, अब सवाल आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है जो ये मान आया है ना, इससे कितना प्रतिशत, जो ये मान निकल के आया है, ये वाला मान, इस वाले यानी कि जो छोटी वाली वैल्यू निकल के आई है, इससे ये कितना अधिक है, तो आप देख पा रहे होंगे कितना अधिक है। जल्दी से आप कोशिश करिए, ये कितना अधिक है। यहां से आप देख पा रहे हैं कि 140.25 ये अधिक है। ये किससे अधिक है, 103.5 से, तो 100 से कितना होगा, बस इतना आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग 136 के आसपास आएगा, 135.5 करके आ जाएगा। ठीक है, देख लेना आप इसे कैलकुलेट करके, बस कुछ नहीं है, केवल मात्र कैलकुलेशन है, बाकी बहुत आसान सवाल है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ओके,
ऑप्शन नंबर ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, घर पे जाके बहुत अच्छे से एनालिसिस करना, घर पे बैठ के बाद में क्लास के बाद आसान वे में आप इस सवाल को समझ पाओगे। कोई भी डाउट हो एक बार फिर से रिकैप कर लेना, ये क्लास आपके पास रिकॉर्डेड रूप में रहेगी, बहुत अच्छे से एक नहीं दो बार, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो बहुत आसान वे में आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को रीड करिए और करने की कोशिश करिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लग रहा होगा। ठीक है, आप इसको करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 3% नमक वाले 5 लीटर घोल से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, ठीक है, यानी कि 2 लीटर पानी वाष्पित उड़ जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है, वाष्पित हो जाता है, तो घोल शेष घोल में नमक का प्रतिशत आपको बताना होगा। ठीक है, 5 लीटर का घोल है, ठीक है, 5 लीटर में 3% क्या है, नमक है। 5 लीटर में कितना नमक है, 3% नमक है। तो आइए दोस्तों हम समझ रहे हैं कि ये 5 लीटर टोटल घोल है, ठीक है, इसमें 3% नमक है। तो अगर हम साल्ट की मात्रा निकालेंगे यहाँ पर नमक की, तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा यहाँ से 5 × 15, 0.15, ठीक है, 0.15 लीटर आपका क्या होगा, 0.15 लीटर आपके सवाल का क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.15 लीटर यहाँ पर नमक आ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, इसमें घोल में से, टोटल घोल में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। जब उसमें से 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया होगा, तो अब कितना घोल बचा होगा, अब घोल जो बचा होगा भाई मेरे 5 था, उसमें से 2 वाष्पित हो गया, तो 3 घोल बचा होगा। ठीक है, उसमें से अगर हम देखेंगे मात्रा कितनी थी नमक की, 0.15 थी, तो अब 100 में मात्रा कितनी होगी। तो हम यहाँ से पॉइंट हटा रहे हैं, ये दोनों जीरो हट जाएंगे, 3 × 5 = 15। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5%। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आप ऑप्शन नंबर ए की तरफ जरा गौर फरमाइए, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब हम बढ़ रहे हैं आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आइए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो और करने की कोशिश करो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लगा होगा। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दी से रीड करो और करने की कोशिश करो। देखिए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला और वह 5580 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल वोटों की संख्या बतानी है। दोस्तों एक बात आज समझ लीजिए आप, ये चुनाव बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि इलेक्शन बेस्ड जो भी टाइप आता है आपका परसेंटेज में, ये वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। इस क्वेश्चन में आप एक कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, वोट जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं, एक वैलिड वोट होता है, एक इनवैलिड वोट होता है। इनवैलिड वोट ना तो जीतने वाले की तरफ काउंट किया जाता है और ना तो हारने वाले की तरफ काउंट किया जाता है। ठीक है, इनकी इनवैलिड वोट जो होता है वो खराब हो जाता है, और कोई भी वोटिंग, कहीं भी पोलिंग बूथ हो, वहां आप 100% वोटिंग मान के चलेंगे। ठीक है, वहां क्या मानेंगे आप, 100%। और चाहे कितने भी कैंडिडेट क्यों ना खड़े हों, जो जीत हार होती है वो मात्र 2 के बीच होती है। ठीक है, चाहे उस पोलिंग से, यानी कि उस चुनाव में 1 से लेकर 10 तक कैंडिडेट क्यों ना हो या उससे अधिक क्यों ना हो, बट जो जीत हार होगी वो मात्र 2 के बीच होगी। ठीक है, चलिएगा, ऐसा ही कुछ इसमें कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 41% मिला, तो हमने टोटल वोटों को 100% मान लिया, 100% मान लिया। अब उसमें से एक को 41% वोट मिल गए। अच्छा एक बात बताओ, एक को 41 जब मिले हैं, टोटल 100% वोट है, एक को 41 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, जल्दी से बताओ आप लोग। क्या उसको 59% मिले होंगे या नहीं मिले होंगे? जी हाँ, बिल्कुल मिले होंगे साहब, दूसरे को 59% मिले होंगे। अच्छा, अब आगे सवाल क्या कह रहा है, और वह 5580 मतों से चुनाव हार गया। 5580 मतों से चुनाव कौन हारा होगा? ये 41% वाला, क्योंकि इसे वोट कम मिल पाए, इसे वोट ज्यादा मिल गई। ठीक है, अच्छा मेरे अकॉर्डिंग ये कितने परसेंट से हारा है, बताइए जल्दी से। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये कितने परसेंट से हारा है, बताओ? 18% से हारा है मेरे अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये 5580 वोटों से हारा,
तो यानी कि 18% जो है वो 5580 वोटों के बराबर है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे 100% निकाल पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ से काट दें इसे, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है, 18 एकम 18, 1% का मान 310 आ गया। तो क्या आप 100 का मान निकाल पाओगे? जी हाँ, बिल्कुल। 1% का मान जब 310 है तो 100% का मान आ जाएगा 31,000। यानी कि वहां पर टोटल जो वोट थे उस चुनाव में, वहां टोटल वोट कितने थे? 31,000। क्या 31,000 आपका ऑप्शन है? जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और सेशन को शेयर भी करें अपने यार दोस्तों के साथ, ताकि सभी बच्चे हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़ें और आगे आने वाली क्लास का वो लाभ उठा पाएं और अच्छे से डेडिकेट होकर पढ़ पाएं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।